हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर कैंप चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को हेलो अल्केन हेलो अरीन से वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों मेरा डिस्कशन होगा कॉन्सेप्ट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल मीन्स जो मॉलिक्यूल लाइट को पीपीएल प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड या लेफ्ट साइड घुमा देंगे वही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अगर जो मॉलिक्यूल नहीं घुमा पा रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आती है कि आखिर कौन ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड घुमा देगा या लेफ्ट साइड घुमा देगा, या कौन ऐसा मॉलिक्यूल जो घुमा ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के बारे में जानना है कि आखिर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट क्या है, उसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। अब इसी में एक शब्द आता है इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन और पोलेरीमीटर भी आएगा, है ना। पोलेरीमीटर में एक ऑपरेटर होता है जिसमें मॉलिक्यूल को रख दिया जाता है। अगर वह राइट साइड लेफ्ट साइड घुमाता है तब तो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इन सब के बारे में। अब कायरल कार्बन क्या है? कायरल कार्बन कार्बन की चारों वैलेंसी के साथ डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। कोई दो ग्रुप मेल न खाए, कोई दो ग्रुप सिमिलर न हो। अगर कोई दो ग्रुप सिमिलर हो गया तब तो वह कार्बन सिमेट्रिक कार्बन होगा। अगर चारों ग्रुप कार्बन से अटैच हैं और चारों डिफरेंट हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तब तो वह कार्बन एसिमेट्रिक होगा और कायरल होगा और वह मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये चीज़ है, बशर्ते कोई सिमेट्री न मिलने पाए, है ना। तो इन सब के बारे में बहुत डिटेल हमारा स्टडी होने जा रहा है तो 10th का वीडियो, लेकिन आईआईटी के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, क्योंकि आईआईटी में ये ज़्यादा क्वेश्चन बेसिक कंपाउंड, ये बेसिक कंसेप्ट देगा। ये आईआईटी के बच्चों को, नीट के बच्चों को एक बेसिक आइडिया देगा। 12th क्लास के बच्चों का वीडियो ये, तो देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, सम बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर वो होता है जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड या लेफ्ट साइड घुमा दे। तो आज हम पहले प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के बारे में, कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हुए आपको आगे की ओर लेकर चलेंगे। एन SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स विथ कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन व्हाइल SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स विथ रेसिमाइजेशन। प्यारे बच्चों, SN2 रिएक्शन को हमारी डिस्कशन आपसे हो चुकी है। इन्वर्जन होता है मॉलिक्यूल का इन्वर्जन। SN2 रिएक्शन हो जाने के बाद मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अपोजिट हो जाता है ओरिजिनल मॉलिक्यूल से। जैसे कुर्ते की बाह उलट जाए या छाता अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला उलट जाए, उसी को हम इन्वर्जन कहते हैं। लेकिन SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स विद रेसिमाइजेशन। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा? SN1 में SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स विद रेसिमाइजेशन। इसमें प्यारे बच्चों 50-50% का रेशियो होता है। 50% वह मॉलिक्यूल जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड घुमा रहा है, 50% वह मॉलिक्यूल जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड घुमा रहा है। तो राइट और लेफ्ट साइड घुमाने वाले मॉलिक्यूल का 50-50% इसमें रहता है, तो इसको कहते हैं रेसिमाइजेशन। ऐसा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वह प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को नहीं घुमा पाता। दीज फॉलोइंग terminology can be cleared here: stereochemistry, plane of polarized light, optical activity, enantiomerism, chirality, retention, inversion, रेसिमाइजेशन। इतने की जानकारी पहले इसमें करना है। लंबा थोड़ा सा वर्ड है, लेकिन इसके बारे में एक एक करके जानकारी करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है? Stereochemistry is the study of the three-dimensional arrangement of the atoms in molecule and how that arrangement affects their properties and reactions। तो प्यारे बच्चों, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का,
ऐसे ब्रांच, केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें किसी मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर स्टडी किया जाए और जो कि उसके प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड स्टीरियो केमिस्ट्री। अब स्टीरियो आइसोमर देखा जाए प्यारे बच्चों तो इसमें 2 टाइप के होते हैं, डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड इनैंशियोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर्स which have the same molecular formula but differ in their different structures and also differ in their chemical and physical properties and orientation in space is called stereoisomerism। तो प्यारे बच्चों इसमें मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बिल्कुल सेम रहेगा, एग्जैक्ट रहेगा, जितने एटम होंगे बिल्कुल इक्वल रहेंगे, लेकिन अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। इनका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर इनका चेंज हो जाएगा और जिससे इनकी केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। देखा जाए तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप के होते हैं, इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। तो डायस्टीरियोमर्स आपका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आज इनैंशियोमर का ही डिस्कशन होगा जो कि बहुत लंबा चलेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट देख लें। ऑर्डिनरी लाइट प्यारे बच्चों देखा जाए तो हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन करता है। एक कोई भी ऑर्डिनरी लाइट देखा जाए तो उसका वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में रहता है, तो इसको हम प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट नहीं कहते हैं। अब इसको अगर हम किसी निकल प्रिज्म से पास कराते हैं तो इसका जो वाइब्रेशन एक प्लेन में हो जाता है, और जब एक प्लेन में हो जाता है तो इसी का नाम हो जाता है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। जरा सा डायग्राम यहाँ पर देखने की कोशिश करिएगा। देखो प्यारे बच्चों ये ऑर्डिनरी लाइट है, इसका एक पार्टिकल हमने दिखाया है, ये इधर वाइब्रेशन ऐसे ऐसे फिर ऐसे हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। अब यह है निकल प्रिज्म। निकल प्रिज्म जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसको कैल्साइट भी कहते हैं। निकल प्रिज्म है, ये निकिल का नहीं बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसको कैल्साइट, ये निकाल प्रिज्म है, NiCOL निकाल प्रिज्म। अब इससे जब पास होगा तो पास होकर जब निकलता है तो ये एक प्लेन में वाइब्रेशन करता है, देख रहे हैं ना। और यही जो है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। जैसे बच्चे स्कूल के ग्राउंड में जाते हैं तो पूरा जो स्कैटर इधर उधर रैंडमली घूमते रहते हैं, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर घंटी जब बजती है तो सभी बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, एक प्लेन में हो जाते हैं, एक रो, उसको रो कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखें वाइब्रेशन है, रैंडम वाइब्रेशन है, हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, लेकिन जैसे ही इससे पास होता है प्यारे बच्चों एक प्लेन में आ जाते, देख रहे हैं ना, एक प्लेन में आ जाते हैं। इसी को कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अब इसी लाइट को क्या कोई मॉलिक्यूल घुमा पाता है या नहीं घुमा पाता है? अगर घुमा पाता है तो 2 तरीके से घुमाएगा, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड। तो राइट साइड घुमाने वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेफ्ट साइड घुमाने वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन कोई साइड ना घुमाने वाला, अगर कोई मॉलिक्यूल किसी तरफ नहीं घुमा पा रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब ऑप्टिकली नॉट एक्टिव होगा। तो पहले देखिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स ऑफ ओनली वन वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक माने एक कलर की लाइट में जो है एक टाइप का वेवलेंथ होगा। इट कैन बी ऑब्टेन्ड आइदर बाय पासिंग थ्रू ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट और थ्रू अ प्रिज्म और ग्रेटिंग और यूजिंग सोर्स व्हिच गिव्स द लाइट ऑफ ओनली वन वेवलेंथ। तो प्यारे बच्चों, अगर हम ऑर्डिनरी लाइट को किसी एक प्रिज्म से गुजारें या किसी ग्रेटिंग छोटे छिद्र से होकर गुजारें तो हमें एक विशेष वेवलेंथ का कलर हमें मिल जाता है। जैसे सोडियम लैंप देखा जाए, सोडियम लैंप इमिट्स येलो लाइट, पीले रंग का लाइट देता है। अबाउट 589.3 नैनोमीटर यानी वेवलेंथ उसका होता है एक कलर का। वेदर इट इज ऑर्डिनरी लाइट या मोनोक्रोमेटिक, कोई भी लाइट हो, हमारा मोनोक्रोमेटिक से कोई मतलब नहीं है, चाहे ऑर्डिनरी लाइट हो चाहे मोनोक्रोमेटिक लाइट हो। तो लाइट इट इज कंसिस्ट ऑफ वेव्स हैविंग ऑसिलेशंस। तो हर एक लाइट में एक वेव होता है और इस ऑसिलेशन होता है, वाइब्रेशन होता है इन ऑल द प्लेन्स, सभी प्लेन में परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट। अब क्या होता है,
अब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट हमने बता दिया है, इसको समझा देते हैं। इफ सच अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ निकल प्रिज्म मेड फ्रॉम द पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नोन एज कैल्साइट, the light that comes out of the prism has oscillations or vibrations only in one plane. Such beam of light which has vibration only in one plane is called plane of polarized light। मैंने बताया ना कि जैसे ही इस लाइट को हम, जो कि कई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, इसको हम निकल प्रिज्म से पास कराते हैं। यही बात यहाँ कही गई है, निकल प्रिज्म से पास कराते हैं तो पास होने के बाद एक वन डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन होने लगता है, और एक वन डायरेक्शन में, एक वन प्लेन में मोमेंट को हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। जी हाँ, इसी को तो समझना है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये चीज़ है कि चाहे मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, चाहे ऑर्डिनरी लाइट हो, ये हर डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन करता है। लेकिन जैसे ही इसको निकल प्रिज्म से पास कराते हैं, इसका वाइब्रेशन एक प्लेन में होने लगता है, और इसी को हम कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड के बारे में जानकारी हो गई। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी प्यारे बच्चों, जो घुमा पाएगा, जो पीपीएल को यानी जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को घुमा लेगा, वही ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो नहीं घुमा पाएगा वह ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली नॉट एक्टिव है। अब जो घुमा पाएगा वह दो तरीके से घुमाता है, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड। तो देखिए, राइट साइड घुमाने वाले का नाम डेक्स्ट्रो और लेफ्ट साइड घुमाने वाले का नाम लीबो। A certain molecule substances such substances which can rotate the plane of polarized light are called optically active substances। यहाँ पर ये बताई जा रही है कि ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को घुमा देते हैं वही ऑप्टिकली एक्टिव है, जैसा कि मैंने बताया था। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। इस तरह से प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के घुमाने की प्रॉपर्टी को उस सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी कही जाती है। द एंगल थ्रू विच द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलारीमीटर। एक प्यारे बच्चों, जब घुमाता है तो कुछ एंगल बनता है, राइट साइड घुमाया लेफ्ट साइड तो एक एंगल बनता है। दैट एंगल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, बाय एन ऑपरेटस दैट इज कॉल्ड पोलरीमीटर। उस ऑपरेटर का नाम है पोलरीमीटर। अभी हम डायग्राम दिखाएंगे, है ना। तो ये है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट में, अ सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द राइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट साइड आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्टर माने होता है राइट, डेक्स्टर एक लैटिन वर्ड है, डेक्स्टर, DXTER, डेक्स्टर माने राइट, एंड रिप्रेजेंटेड बाय एल्जेब्रिक टर्म प्लस। वैसे इसको हम डी से भी दिखाते हैं, प्लस आर डी, है ना। अब जो है रिप्रेजेंटेशन प्लस का आ गया है, पहले डी से करते हैं, लेकिन दोनों किताबों में मिलता है, चाहे प्लस का हो चाहे डी फॉर डेक्स्ट्रो। वहीं देखिए, द सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड लीबो रोटेटरी। लीबस माने लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय माइनस, इसको कहते हैं जो है एल फार्म, इसको एल फार्म कहते हैं। सच प्लस डेक्स्ट्रो एंड माइनस लीबो आइसोमर्स ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स एंड फेनोमेनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस तरह से चाहे डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो, चाहे लीबो रोटेटरी हो, चाहे राइट साइड घुमाने वाला मालिक्यूल हो, चाहे लेफ्ट साइड घुमाने वाला मालिक्यूल हो, दो के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होते हैं, एक दूसरे के इनैंशियोमर होते हैं। अब मालिकुलर एसिमेट्री की बात किया जाए, मालिकुलर एसिमेट्री, तो in 1848 Louis Pasteur observed that crystals of certain substances such as sodium ammonium tartrate, सोडियम NaNH4, फिर ब्रैकेट में O2 CCH OH CH OH CO2, हालांकि इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं, केवल नाम भर जानिए बस। सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट एग्जिस्ट इन टू फार्म्स which have mirror image relationship. This observation laid the foundation of the modern stereochemistry। तो इस तरह से जो लुईस पास्चर ने दिखाया
कि सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट दो फार्म में, उसका मिरर इमेज दो तरीके का दिखता है। जैसे आप सामने खड़े हो जाइए, मिरर इमेज जो कि एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल ना हो, जो एक दूसरे को ढक ना सकें, एक दूसरे को जो ढक ना सकें, और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है, वही ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जो एक दूसरे को ढक ना पाएँ, जो एक दूसरे को कवर ना कर पाएँ, ऐसे मिरर इमेज को नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कहते हैं। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोथ मिरर इमेजेज, एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोथ मिरर इमेजेज माने क्या? वही सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट का एक ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा मिरर इमेज हो गया, दोनों का एक्वस सोल्यूशन रोटेटेड द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इक्वल इन मैग्नीट्यूड फॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखा जाए तो एक तो सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट ऑब्जेक्ट हो गया, एक दूसरा उसका इमेज हो गया। तो दोनों अगर ऑब्जेक्ट एक कंपाउंड को हम एक सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट को हम ऑब्जेक्ट मान लें, तो इसका जो शीशे में बनेगा उसको हम इमेज कहेंगे। अब अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड घुमा रहा है तो इसका इमेज क्या घुमा रहा होगा? लेफ्ट साइड घुमा रहा होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड जितने डिग्री जितने एंगल पर घुमा रहा है उतने ही एंगल पर इसका इमेज भी घुमाता हुआ नजर आता है। अब बराबर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। ऑल द एटम्स आर ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन एटम्स आर डिफरेंट, सच कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन आर स्टीरियो सेंटर। तो प्यारे बच्चों, ऐसा कार्बन, हमारा मेन मकसद है एसिमेट्रिक कार्बन को बताने का। ऐसा कार्बन जिस कार्बन से चारों ग्रुप, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, जिस कार्बन से चारों ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट हों, कोई मेल न खाता हो, तो वह कार्बन क्या कहा जाता है? एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन या स्टीरियो सेंटर कहिए। देखिए, एक कार्बन है ना, ये ए है तो ये बी है तो ये सी है, ये डी है। कोई 2 बार ए नहीं है, कोई 2 बार सी नहीं है, कोई 2 बार डी नहीं है, चारों डिफरेंट हैं, चारों डिफरेंट हैं। जब चारों ग्रुप कार्बन से डिफरेंट होते हैं तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन या स्टीरियो सेंटर। तीनों नाम जानते रहिए। जी हाँ, एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन या स्टीरियो सेंटर। और ऐसा एसिमेट्रिक कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होता है और यही कार्बन लाइट को घुमा देगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड यही कार्बन घुमाएगा जो है। लेकिन अगर कोई 2 ठे सेम हो गए तब क्या होगा? एसिमेट्रिक नहीं रह जाएगा, तब वो सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। तो कोई सेम नहीं होना चाहिए। अगर चारों डिफरेंट हैं तब वह एसिमेट्रिक होगा, एसिमेट्रिक होगा और कायरल होगा, स्टीरियो सेंटर भी होगा, है ना। और यही मॉलिक्यूल, कौन मॉलिक्यूल? एसिमेट्रिक वाला मॉलिक्यूल लाइट को, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, पीपीएल को राइट साइड या लेफ्ट साइड घुमाएगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। A molecule which contains an asymmetric carbon lacks all elements of symmetry, जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन होता है इसमें किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं होती। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन होता है उसमें किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं होती, मतलब कोई ग्रुप सेम नहीं होता प्लेन के मामले में, हर केस में। एंड हेंस is called an asymmetric molecule and it is this asymmetry of molecule which is responsible for the optical activity in such organic compound। और यही asymmetric molecule जो है ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। आगे देखते हैं। इनैंशियोमेरिज्म, ये इनैंशियोमर क्या है प्यारे बच्चों? जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, एक तो आप हो गए और एक आपका इमेज हो गया, एक आप हो गए और एक आपका इमेज हो गया। आप और आपका इमेज दोनों क्या हैं? इनैंशियोमर हैं, दोनों इनैंशियोमर हैं। और इनैंशियोमर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे को ढक नहीं सकते। जैसे अब देखा जाए, अगर देखा जाए ये हथेली है ना,
ये हथेली है। अब इसको हम ऐसे करें तो एक दूसरे को ढकेगा नहीं, ये अंगूठा इधर आ गया तो ये अंगूठा इधर आ गया, है ना। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। जिस तो ये क्या है, ये हथेली और ये हथेली एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं, एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं। उसी तरह से ऐसे मालिक्यूल, जो मालिक्यूल और उसका इमेज एक दूसरे को कवर न कर पाए, एक दूसरे को ढक न कर पाए, वह क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। उसको कहते हैं केमिस्ट्री भाषा में नॉन सुपर इम्पोजिबल। जो कि ढक न पाए वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। और इनको इनैंशियोमर, जैसे देखिए अब ये क्या है, ये है ब्यूटेन 2 है, ये ब्यूटेन 2 CH3C2H5HCOH, ये ब्यूटेन 2 है। अब इसका इमेज दिखे इधर है। अब इसको उठाकर हुबहू ऐसे, जैसे हथेली को ऐसे रखा है ना, अगर इसको उठाकर हुबहू ऐसे रखें तो OH इधर पड़ेगा और ये इधर पड़ेगा, है ना। तो ढक नहीं पाएगा, एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएगा। ऐसे इमेज को, ऐसे ऑब्जेक्ट को और उसके इमेज को हम कहते हैं इनैंशियोमर, इनैंशियोमर। और ये इनैंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। देखिए ऑप्टिकल आइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब समझा ना, जो अपने इमेज को ढक न पाए या इमेज अपने ऑब्जेक्ट को न ढक पाए। अगर ये ऑब्जेक्ट बनता है तो ये इमेज, अगर ये इमेज बनता है तब ये ऑब्जेक्ट, है ना। एक तरह अगर ये ऑब्जेक्ट बनता है तो ये इमेज, ठीक है। और अगर ये इमेज बन जाता है तो ये ऑब्जेक्ट, मतलब न तो इमेज ऑब्जेक्ट को ढक पाएगा न तो ऑब्जेक्ट इमेज को ढक पाएगा। तो ऐसे हम आइसोमर को क्या कहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेज ऑफ ईच अदर एंड कॉल्ड इनैंशियोमर्स। इन्हीं को इनैंशियोमर कहते हैं, इन्हीं को इनैंशियोमर। और यही इनैंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि इनके चारों ग्रुप देखो बेटा सेम नहीं है। ये CH3 है, ये C2H5 है, ये H है, ये OH है, चारों ग्रुप सेम हैं। ये देखो ये एथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, तीनों ये डिफरेंट हो गए। ये चौथा OH है, चारों डिफरेंट हैं। तो चारों डिफरेंट हैं तो एसिमेट्रिक कार्बन हुआ, कायरल कार्बन हुआ, स्टीरियो सेंटर हुआ। एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड इनैंशियोमेरिज्म। द इनैंशियोमर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ऊंची बात है, किसी भी इनैंशियोमर की, चाहे ये हो चाहे ये हो, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। बट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन बट टू सेम एक्सटेंट। तो प्यारे बच्चों, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की तो सेम होती है, लेकिन लाइट को घुमाने के लिए प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट दोनों बराबर घुमाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। जैसे ये 3 डिग्री राइट घुमाया, ये 3 डिग्री लेफ्ट घुमाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, लेकिन घुमाने का, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट घुमाने का डायरेक्शन इनका अपोजिट रहेगा। इट इज एन एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन, ब्यूटेन 2 मालिक्यूल है। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेज है, ऑप्टिकली एक्टिव हैं। A एंड B आर इनैंशियोमर, ये और A B एक दूसरे के क्या है, इनैंशियोमर हैं प्यारे बच्चों। अब कायरलिटी, कायरलिटी समझ गए होंगे। कायरलिटी माने क्या, जिसका चारों ग्रुप डिफरेंट हो, वही कायरल कार्बन है, वही एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन कायरल कार्बन ही समझिए। ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉन सुपर इमेजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ऐसे ऑब्जेक्ट जो नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, जो एक दूसरे को ढक न पाएँ, and their mirror images are called chiral, chiral and property of non-superimposability is called chirality. Molecules showing such properties are optically active molecules without any symmetry. तो ऐसे मालिक्यूल जो कि कायरल हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, उनमें किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं रहती है, वो पूरी तरह से एसिमेट्रिक होते हैं, पूरी तरह से एसिमेट्रिक होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ए कायरल, कायरल का उल्टा ए कायरल, ए लग गया है यहाँ पर। दोज मालिक्यूल्स व्हिच आर सुपर इम्पोजिबल, ऐसे मालिक्यूल जो एक दूसरे को ढक लें, जस्ट इसी का उल्टा है, व्हिच आर सुपर इम्पोजिबल ऑन दियर मिरर इमेजेस आर कॉल्ड ए कायरल एंड सच मालिक्यूल्स आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। वेरी गुड। ऐसे मालिक्यूल जो एक दूसरे को ढक लें और इनको हम कहते हैं ए कायरल। ए कायरल, इनका कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है, ए कायरल है। और ऐसे मालिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। जितने ए कायरल वाले मालिक्यूल हैं वो लाइट को नहीं घुमा पाएंगे,
ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेंगे। तो इस तरह से देखा जाए कि कायरलिटी का अल्टीमेट टेस्ट ऑफ कायरलिटी इज द नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है, कोई मॉलिक्यूल में कायरलिटी है, तो उनमें दो बातें होना चाहिए। एक तो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ दियर मिरर इमेजेज होना चाहिए। अब इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, कायरलिटी है कि नहीं है। एक यहाँ पर मैं आइडिया दे रहा हूँ तो देखने को मिलेगा। द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ कायरलिटी इज द नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। कायरलिटी को टेस्ट करना है तो पहले देखिए कि उसमें नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी मिलती है कि नहीं। अगर नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी मिल जाती है तब तो वह मॉलिक्यूल कायरल है। अगर कहीं से सुपर इम्पोजिबिलिटी मिल जाती है तब वह एकायरल हो जाएगा। अगर वह हर तरह से अपने मिरर इमेज को नहीं ढक पा रहा है तब तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर किसी तरह से अपने मिरर इमेज को ढक ले रहा है तब वह सुपर इम्पोजिबल होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो देखिए, द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ कायरलिटी इज द नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज। जैसे एग्जाम्पल, टेक द टू सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपन टू ऑल एंड ब्यूटन टू ऑल एंड दियर मिरर इमेजेज। एज इविडेंट इट हैज नॉट एसिमेट्रिक carbon atoms and molecule is achiral. To check this propan to all A and its mirror image is B। तो प्रोपेन टू ऑल में देखा जाए तो कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों, ये देखिए प्रोपेन टू ऑल है, प्रोपेन टू ऑल ए भी है, ये भी है, ये भी है। अब देखिए इसमें CH3 है ना, ये CH3 है। दोनों सेम हो गए कि नहीं? दोनों सेम हो गए तो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं रह गया, न कायरल है कार्बन। ये कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि दो ठे सेम मिल जा रहा है और ये हाइड्रोजन है, ये OH है, ठीक है। दो ठे सेम मिल जा रहा है तो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका मिरर इमेज एक ठो बनाते हैं और इसको करते हैं। देखा जाए तो ये ढक नहीं पा रहा है, तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर इसको उठाकर इसको रखें तो ये ढक नहीं पाएगा, तो ऐसा लग रहा है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है और ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अब ऐसा करते हैं, इसको चेक करने के लिए ये बी वाला जो इमेज है इसको 180 डिग्री घुमा देते हैं प्यारे बच्चों, 180 डिग्री घुमा देते हैं। ये घुमा देते हैं, ऐसे आ जाता है, देख रहे हैं ना। तो अब इसको उठा करके ये सी बनाना है, इसी बी को 180 डिग्री घुमा देते हैं तो ए कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। अब सी को उठा करके ए के ऊपर रखेंगे तो ए को ढक लेता है, पूरा ए ढक जाता है। तो इसका मतलब ये सुपर इम्पोजिबल, ए और सी सुपर इम्पोजिबल हैं, तो कहीं न कहीं बी भी हो रहा होगा, है ना। तो इस तरह से यह क्या है, ए कायरल मॉलिक्यूल है, ए कायरल है, इसमें कायरल नहीं है, इसमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, ठीक है। तो टू चेक द सुपर इम्पोजिबिलिटी बी ओवर ए, रोटेट बी थ्रू 180 डिग्री, रोटेट बी through 180 degree in such a way that carbon OH bond, carbon oxygen bond in the new structure C projects in the same direction as that in the structure A। इतना घुमाएं 100 डिग्री कि वह उसी डायरेक्शन में हो जाए जैसे A में है ना। अब इसको उठाकर इसके ऊपर रख लो तो पूरी तरह ढक लेता है, सुपर इम्पोजिबल हो जाता है, एज दैट इन द स्ट्रक्चर A। now superimpose it over A। We find that A and C are superimposable। तो हमें लगता है कि A और C एक दूसरे को ढक लेते हैं, and hence propan to all is an achiral। achiral हो गया, कायरलिटी चेक हो गई ना। तो कभी कभी यहाँ पे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन में डाल देता है कि देखने को तक लग रहा है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है, लेकिन यहीं से चेक करना था और चेक कर लो, ये दोनों ग्रुप सेम हैं, एकायरल कार्बन है ना, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। अब तुम कहोगे कि नहीं ये तो सुपर इम्पोजिबल हो जा रहा है, ये तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ये तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, लेकिन अब यहाँ पे दो ठे सेम है, तब सुपर इम्पोजिबिलिटी मिल जाएगी। अगर इसको घुमा दिया जाए बी वाले को 180 डिग्री तो देखिए ए और ये एक दूसरे को ढक लेते हैं। द प्रोपन टू ऑल इज ए कायरल बिकॉज ए एंड इट्स मिरर इमेज बी और सी आर सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं, एंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव मीन्स ऑप्टिकली नॉट एक्टिव।
प्रोपन टू ऑल इज ऑप्टिकली नॉट एक्टिव, इट कैन नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। आगे बढ़ते हैं। अब उसी का दूसरा कंपाउंड लेते हैं। अब ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल की बात करें, पहले मॉलिक्यूल का फार्मूला देख लो प्यारे बच्चों। ये ब्यूटेन, ये CH3 है, ये C2H5 है, और ये OH है, और ये H है। अब देखो इसके चारों कार्बन के चारों ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप है, और ये क्या है, एथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, और ये OH है। चारों ग्रुप डिफरेंट है ना, तो चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो ये कार्बन कैसा हो गया, ये कार्बन कैसा हो गया, कायरल कार्बन हो गया, कायरल कार्बन हो गया, मतलब एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। कायरल कहो चाहे एसिमेट्रिक कहो, ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। तो एक तो क्लियर हो गया कि यह कायरल है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब सुपर इम्पोजिबिलिटी को भी चेक कर लेते हैं, है ना, तो उससे मालूम हो जाएगा। तो देखिए, इन ब्यूटेन टू ऑल इट कंटेन्स वन एसिमेट्रिक कार्बन, है ना, एटम, द इट शुड बी ए कायरल मॉलिक्यूल, इसे कायरल होना चाहिए। तो लेट नाउ कन्फर्म इट बाई द नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी टेस्ट। तो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी टेस्ट से हम इसको कंफर्म करते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी टेस्ट क्या है, इसके इमेज को 180 डिग्री घुमा दो, तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, तो लास्ट वाला और पहला क्या एक दूसरे को ढक पाते हैं? अगर ढक लेंगे तब तो फिर गड़बड़ है ना। अगर नहीं ढक पाएंगे तब समझिए कि वह नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो देखिए, द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन टू ऑल इज डी। ये डी है, देखिए ये स्ट्रक्चर डी है, इसको ई रखा, ये एफ रखा, इसका इस पहले स्ट्रक्चर को डी रखा, इसके इमेज को ई रखा, और ये 180 अंश घुमाने वाले को एफ रखा। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ब्यूटेन टू ऑल इज डी एंड इट्स मिरर इमेज इज ई। इसका देखिए, ये सामने मिरर इमेज लिया OH का, इसका सामने ये, ठीक है ना। अब इसको अगर उठाकर रखेंगे ऐसे, इसको इसके ऊपर रखें या इसको उठाकर इसके ऊपर रखें, ऐसे तरह, है ना, एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। तो और तब जब नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। लेकिन अभी तो कन्फर्मेशन नहीं, अभी और टेस्ट करें 180 अंश घुमा को मिरर इमेज को, है ना। तो ई इज फॉर्म्ड, नाउ रोटेट ई through 180 degree in such a way that COH bond in the new structure F projects in the same direction as in that D। इस तरह से घुमाए 180 अंश कि ये जो COH बाड है बिल्कुल इसी डायरेक्शन में हो जाए, ऐसे, है ना। तो उस नया स्ट्रक्चर को हम F कहते हैं, ठीक है। तो F प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज दैट इज द स्ट्रक्चर D। नाउ सुपर इम्पोज F एंड D। अब F को उठाकर D के ऊपर रखो, तो F को D के ऊपर रखते हैं तो ढक नहीं पाएगा, क्योंकि यह CH3 है, यहाँ C2H5 है, मतलब ये भी ढक नहीं पा रहा है। तीनों, न ये इसको ढक पा रहा है, न इसको ढक पा रहा है ना। तो हर स्तर से नॉन सुपर, हर लेवल से नॉन सुपर इम्पेजिबल है। इसका मतलब होता है कि ब्यूटेन टू ऑल क्या है, एक ब्यूटेन टू ऑल क्या है, कायरल है, क्या है, कायरल है और एसिमेट्रिक है। ब्यूटेन टू ऑल एक कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और एसिमेट्रिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यही प्रोपेन में क्या होगा, ये वाला इसको ढक लेता था, है ना। प्रोपेन टू ऑल में क्या होता है, ये वाला इसको ढक लेता था। लेकिन ब्यूटेन टू ऑल में न तो ये ढक पा रहा है इससे, न तो ये ढक पा रहा है, न ये खुद इसको ढक पा रहा है। तीनों किसी को एक दूसरे से कवर नहीं कर पा रहे हैं, तीनों एक दूसरे में नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। तो इस तरह से क्या है, एक कायरल कंटेनिंग मॉलिक्यूल हुए, एसिमेट्रिक कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हो गए। नाउ सुपर इम्पोज F and D, we find that D and F are non super imposable and hence butane 2-ol is a chiral molecule। इस तरह देखा जाए तो ब्यूटेन 2-ol एक कायरल मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इज ए chiral molecule and optically active and contains asymmetric carbon atoms। तो अब देखिए यहाँ पर दिया बना है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब रेसिमाइजेशन प्यारे बच्चों ऐसा होता है, जो राइट साइड घुमाने वाला होता है वो और जो लेफ्ट साइड घुमाने वाला होता है वो 50-50% दोनों को मिला दिया जाए।
एक मालिक्यूल जो कि राइट साइड घुमाता है, उसी का इमेज लेफ्ट साइड घुमाता है, तो दोनों को 50-50 मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर बना लिया जाए तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसको कहते हैं रेसिमाइज्ड मिक्सचर। इस प्रोसेस को रेसिमाइजेशन कहते हैं। तो अब रेसिमाइज्ड मिक्सचर हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वह राइट न तो राइट न लेफ्ट किसी को नहीं घुमा पाएगा, लाइट को घुमा ही नहीं पाएगा, वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि 50-50% का मिक्सचर है। अगर राइट घुमाने वाला जो घुमाएगा तो लेफ्ट घुमाने वाला उसे कैंसिल कर देगा, है ना। तो अब मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ 50% प्लस 50% ऑफ टू इनैंशियोमर्स, टू इनैंशियोमर्स माने क्या, ऑब्जेक्ट और उसका इमेज इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर और रेसमिक मॉडिफिकेशन। रेसमिक मिक्सचर इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मैंने बताया ना ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि उसमें दो पड़े हैं, 50% राइट घुमाने वाला, 50% लेफ्ट घुमाने वाला। अगर राइट वाला राइट घुमा रहा होगा तो वही 50% लेफ्ट वाला भी घुमा देगा, तो जितना वो घुमाया होगा उतना वो कैंसिल कर देगा, है ना। इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। बिकॉज रोटेशन कास्ड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ वन इनैंशियोमर इज एग्जैक्टली कैंसिल्ड बाय इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन कास्ड बाय द सेम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स द अदर इनैंशियोमर्स। क्योंकि दो इनैंशियोमर हैं, एक इनैंशियोमर राइट साइड घुमा रहा होगा तो दूसरा इनैंशियोमर लेफ्ट साइड घुमा रहा होगा, बराबर उतना ही सेम एक्सटेंट में, तो कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए जितने भी रेसिमिक मिक्सचर होते हैं वो रेसिमाइज्ड मिक्सचर होते हैं, वे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्सेज प्लस माइनस, दोनों को एक साथ एक ब्रैकेट में देखिए, प्लस भी है इसी में माइनस भी है। इसमें देखिए अब न तो अलग से प्लस है न तो अलग से माइनस है, इसमें दोनों है। 50% प्लस पड़ा है, 50% माइनस। 50% प्लस का मतलब क्या, 50% राइट साइड घुमाने वाला, 50% माइनस का मतलब 50% लेफ्ट साइड घुमाने वाला। बिफोर एंड द नेम फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन 2 आल प्लस माइनस ब्यूटेन 2 आल। ब्यूटेन 2 आल का मतलब 50% इसका इनैंशियोमर ऑब्जेक्ट, 50% इनैंशियोमर इमेज। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन इनैंशियोमर प्लस और माइनस इनटू रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। इस तरह से 50-50% डी और एल राइट साइड और लेफ्ट साइड घुमाने वाले को मिला दिया जाए तो इस मिलाने को हम क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन। 50% राइट साइड रोटेटिंग मिक्सचर, 50% लेफ्ट साइड रोटेटिंग मिक्सचर को हम मिला दें, मिक्स कर दें, तो हम उस मिलाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन। और मिलाने के बाद जो बनेगा उसको कहते हैं रेसिमाइज्ड मिक्सचर या रेसिमिक मिक्सचर। अब रिटेंशन क्या है प्यारे बच्चों, रिटेंशन ये है कि बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन के बाद ऐसा उसका बांड ना टूटे, बांड सेम रहे, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहे, केवल जो है ग्रुप नया चेंज हो जाए, तो उसको कहते हैं रिटेंशन। व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट ऑन ए कायरन मॉलिक्यूल द प्रोडक्ट में हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो एज द रिएक्टेंट, जैसा कि रिएक्टेंट में था, आर मे हैव द अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। इफ द, तो सेम हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन अगर सेम रहेगा तो रिटेंशन है। इफ द रिलेटिव स्पाटियल अरेंजमेंट of the bonds at an asymmetric center in a chiral molecule remains the same before and after the reaction is said to proceed with retention। अगर रिएक्शन के बाद बांड सेम रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, तो इसका मतलब कि वहाँ रिएक्शन रिटेंशन के अंतर्गत चल रहा है, रिटेंशन है, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मीन्स प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पाटियल अरेंजमेंट ऑफ द बांड्स एट asymmetric center during the chemical reaction. In general, no bond to the stereo center is broken. The product will have the same relative configuration of the atoms groups around the stereo center as that in the reactant। अब इसको समझ लीजिए क्या है, देखिए कार्बन है ना, यहाँ C है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ X है, ठीक है। इस X को हटाना चाहते हैं, ये बांड देखिए इधर का है, ये बांड इधर है, ये बांड इधर है, ये बांड इधर है, कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं ना। अब क्या हुआ, हमने y को प्लस किया, x को माइनस किया, x को माइनस किया, तो अब y यहाँ जुड़ गया है ना, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन वैसे है, केवल y जुड़ा, लेकिन बांड देखिए, जैसे ये बांड है वैसे ये बांड है, वैसे ये बांड है, कोई स्ट्रक्चर में चेंजिंग आई ना, कोई के सिर्फ इतना हुआ कि x हट गया, y जुड़ गया, है ना। तो बांड कॉन्फ़िगरेशन सेम है बिल्कुल, इसको कहते हैं रिटेंशन।
विदाउट चेंजिंग इन कॉन्फ़िगरेशन, विदाउट ब्रेकिंग इन बॉन्ड, है ना, केवल x हटा और y जुड़ गया। बाकी जैसे ये लाइन है वैसे ये लाइन है, जैसे ये लाइन है वैसे ये लाइन है, क्योंकि पेन से बना है थोड़ा बहुत अंतर। अब से ये है, देख रहे हैं ना, ये है। अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल है पैरा जो 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल, देखिए यहाँ पर है CH3CH2OH, है ना, इसका इधर से होगा 1 2 3 4, तो 2 पर मिथाइल है तो 2 मेथिल हो गया, और पहले पर क्या है, आल OH है। इसका रिएक्शन HCl से कराते हैं गर्म करके प्यारे बच्चों। ये देखिए OH वाला बॉन्ड टूट जाएगा, हल्का सा, मतलब टूटेगा नहीं, मतलब हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये OH अलग हो जाएगा, Cl यहाँ लग जाएगा। देखिए देख रहे हैं, ये देखिए CH2Cl, ये बॉन्ड वही रहा ना, ये बॉन्ड वही रहा, ये वाला कार्बन वाला बॉन्ड देखिए, कार्बन वाला बॉन्ड वही है CH2Cl, बाकी ये CH3 अपने स्थान पर है, ये H अपने स्थान पर है, ये CH2 ये CH3 सब अपने स्थान पर हैं, देख रहे हैं ना। केवल यहाँ पर OH हट गया, OH हट गया और Cl जुड़ गया, Cl जुड़ गया, तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर एक जैसा सेम है। अब देख रहे हैं ना, 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, इसका नाम हो गया 1 क्लोरो, पहले पर क्लोरीन है, दूसरे पर मिथाइल है, तीसरा चौथा, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया। इस तरह से ये रिटेंशन है, जहाँ बॉन्ड में कोई चेंजिंग ना हो, स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग ना हो, तो उसको हम कहते हैं रिएक्शन के बाद और रिएक्शन के पहले। ये देखिए रिएक्शन के बाद का है, रिएक्शन के पहले का है, ये रिएक्शन के पहले का है, रिएक्शन के बाद का है, सेम वही। देखिए CH3 जहाँ पर है अपने जगह पर है, हाइड्रोजन जहाँ पर अपनी जगह पर है, बस OH हट गया, Cl आ गया। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिटेंशन, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को रिटेंशन कहते हैं। अब इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन, थोड़ा सा इनके बारे में अलग से पढ़ लिया जाए। इन्वर्जन, रिटेंशन, इन्वर्जन माने क्या, कॉन्फ़िगरेशन बदल जाए, उलट जाए, जैसे कुर्ते की बाँह या छाता पलट जाता है। रिटेंशन, ये कॉन्फ़िगरेशन न बदले। रेसिमाइजेशन, जिसमें 50-50% जो है राइट साइड घुमाने वाला, लेफ्ट साइड घुमाने वाला, यानी इन्वर्जन रिटेंशन का मिक्सचर हो, रेसिमाइजेशन कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन, whenever a chemical reaction a bond is broken at the stereo center, the 3 things can happen। अगर कोई बांड टूटता है तो 3 बातें हो सकती है। क्या बातें 3 हो सकती हैं, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, कंसीडर द रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप X इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो अब प्यारे बच्चे, हम इससे चलते, बीच वाले को देखो, ना इधर का देखो ना इधर का, पहले बीच वाले को देखो। C2H5 है, इधर H है, इधर CH3 है, इधर X है, इसी X की बात कर रहा है, यही रिप्लेस होगा, है ना। तो अगर देखें ये Y प्लस जुड़ गया और X है, X निकल गया, तो स्ट्रक्चर वही है ना, देख रहे हैं ना, इधर की ओर हाइड्रोजन लगा है, इधर की ओर CH3 है, C2H5 है, ये Y, यहाँ Y जुड़ गया, X के जगह क्या जुड़ गया, Y जुड़ गया, ये क्या होगा, रिटेंशन। पहला स्ट्रक्चर क्या है, रिटेंशन। अगर तो पहला केस हो गया, पहला केस। अब इसी को इधर ले आए ना, अब इधर ले चलिए। अगर मान लीजिए बांध टूट जाता है, यहाँ तो बांध टूटा नहीं, लेकिन इधर बांध टूटेगा, तो देखिए Y जुड़ता है, यहाँ पर ये Y जुड़ा, लेकिन ये Y जुड़ करके स्ट्रक्चर पलट गया। C2H5 है ना, ये H कहाँ आ गया, इस तरफ आ गया, है ना, ये CH3 क्या आ गया, इस तरफ आ गया, और ये X क्या है, इस तरफ है ना, तो ये Y इस तरफ आ गया, देख रहे हैं ना, पूरा स्ट्रक्चर उलट गया, इन्वर्जन हो गया। ये CH3 किधर है, इधर आ गया, ये हाइड्रोजन किधर है, इस तरफ पलट के आ गया, देखिए ये हाइड्रोजन राइट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड आ गया, तो इन्वर्जन हुआ। इस तरह से अगर दोनों को मिला दिया है, रिटेंशन और इन्वर्जन को मिला दिया जाए, तो इसको और इसको दोनों को मिला दिया जाए, ऐसा रिएक्शन जिसमें थोड़ा ये भी बने थोड़ा ये भी मिले। अगर अकेले ये बनता है तब तक रिटेंशन रिएक्शन, अगर अकेले ये बनता है तब तक इन्वर्जन रिएक्शन। अगर ऐसा कोई रिएक्शन होता है जिसमें 50% ये भी बने 50% इन्वर्जन वाला भी बने, तो उसको कहते हैं रेसिमाइजेशन। तो इसमें 3 केसेज हैं। पहला केस क्या है, इफ स्ट्रक्चर 1 इज ओनली प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन प्रोसीड्स विद रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रक्चर 1। अब इफ स्ट्रक्चर 2, इसकी बात किया जाए, इफ स्ट्रक्चर 2 इज ओनली प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, द रिएक्शन इज सेट टू प्रोसीड विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन तीसरा कंडीशन क्या है, इसकी बात
first plus second. If on the other hand 50 by 50 mixture of first and second is obtained, the process is called racemization. Racemic mixtures are optically inactive. इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।